हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनफोल्ड यू, योर बेस्ट स्टडी पार्टनर। मैं हूं डॉक्टर सतविंदर एंड आज हम करने वाले हैं अबाउट बायो जियो केमिकल साइकिल्स। आई हैव बीन रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। हमारी जो ये अर्थ है, इट इज़ अ क्लोज सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल्स। यहाँ पे मटीरियल्स कहीं भी बाहर से नहीं आ रहे हैं, जो भी मटीरियल्स हैं यहीं पे सर्कुलेट हो रहे हैं, from living organisms to the abiotic components, then to the land, then to the air, then to the atmosphere। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बीच में ये न्यूट्रिएंट्स घूमते जा रहे हैं, राइट? So we are going to study about biogeochemical cycles today। Bio means living organism, geo word geography से आया, that means जो physical divisions है, hydrosphere, lithosphere and atmosphere, and chemicals we are talking about those particular nutrients जो कि cycle हो रहे हैं। So यहाँ से ये नाम जो है biogeochemical cycles आया है। Let's see what these biogeochemical cycles are। We know कि earth के अंदर हमारे पास materials आ रहे हैं एक particular ecosystem में और वहाँ से बाहर भी जा रहे हैं। So there are two things, there is influx, that means material एक particular ecosystem में आते हैं and then they go out, that is there is efflux also। So there is input of nutrients and there is output of nutrients, जिसकी वजह से ये cycle चलता जा रहा है, right? So let's see various biogeochemical cycles exist in the nature। और ये जो biogeochemical cycles है ये represent करते हैं interaction between the biotic as well as the abiotic components of the biosphere and for that matter the ecosystems also। ठीक है, तो उसके लिए अगर ये इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स घूमते रहेंगे तो दे विल मेक इट अ स्टेबल सिस्टम, राइट? सो एवरीवन विल गेट द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे वांट फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो साइकिल है दैट इज अबाउट द वाटर साइकिल, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, द कार्बन साइकिल एंड द ऑक्सीजन साइकिल। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। लेट्स सी, अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दे कैन बी गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और दे कैन बी सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। जो गैसियस साइकिल्स होते हैं उसकी जो इनपुट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और जो सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं उसकी इनपुट आउटपुट्स या एक्सचेंज जो है वो लिथोस्फेयर में ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट्स विल गो एंड डिपॉजिट इन द अर्थ क्रस्ट, राइट? और जो गैसियस हैं फॉर एग्जांपल कार्बन साइकिल, द नाइट्रोजन साइकिल, राइट? सो दीज आर द गैसियस साइकिल्स। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। लेट्स टेक देम। Now we have the water cycle। You know this, you are very clear with these terms। Like बहुत छोटे होते से आप पढ़ते आए हो कि plants ने क्या करना है, ट्रांसपिरेशन करनी है। ट्रांसपिरेशन से they will lose water और major amount, you won't believe, अगर 100 liters of water एक plant absorb करता है उसमें से 99% of that water that makes it to be 99 liters it is evaporated in the atmosphere। That means transpiration इतना high amount में हो रहा है और ये ट्रांसपिरेशन से यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स आ रहे हैं। वाटर वेपर्स भी हैं और क्लाउड्स भी बन रहे हैं। क्लाउड्स से जब प्रेसिपिटेशन होती है, दिस प्रेसिपिटेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, तो वो पानी दोबारा से आ जाता है वापस। दिस वाटर मे गो इनटू द वाटर बॉडीज, वो लेक्स में जा सकता है, पॉन्ड्स, रिवर्स या कोई भी और वाटर रेजर्वायर है उसमें जा सकता है। बट मच ऑफ दिस वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू द ग्राउंड टू फॉर्म द ग्राउंड वाटर। ये जो ग्राउंड वाटर है इसको प्लांट्स फिर से रीएब्जॉर्ब करके, एंड दिस इज हाउ दिस साइकिल कीप्स ऑन रनिंग। अलॉन्ग विद दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो ह्यूमंस हैं इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस हैं, इनके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, हम लोग भी स्वेटिंग करते हैं, इवेपोरेशन हो रही है। सो मेनी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन पूरी की पूरी अगर स्वेटिंग भी कर रही है, डीकॉम्पोजिशन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ डीकॉम्पोजिशन उनमें से भी एक वन इज़ वाटर। तो वाटर वहाँ से भी आ रहा है बट मोस्ट ऑफ इट इज थ्रू दिस वाटर साइकिल, राइट? तो वो भी वाटर साइकिल का पार्ट है बिकॉज ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर ऑल्सो द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, राइट? सो बायोस्फीयर के बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रही है, दिस इज हाउ इट इज टेकिंग प्लेस। सो दिस वाज अबाउट द वाटर साइकिल। देन वी हैव द नाइट्रोजन साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट।
Now if you see नाइट्रोजन का हमने कंटेंट किया कि एटमॉस्फेयर के अंदर we have approximately 78.09% of N2, but this nitrogen gas which is present in the atmosphere is in the inert state. ये inert state में होने की वजह से these plants and animals cannot directly consume it. हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. वी टेक इन ऑक्सीजन, वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. क्या आपने कभी नाइट्रोजन के बारे में सुना है कि नाइट्रोजन एज इट इज गई एंड इट कम्स आउट along with the mixture of gases? But what will happen now? अब हम इस नाइट्रोजन को यूज कैसे करेंगे? बायोटिक एनवायरनमेंट में ये आएगी कैसे? सो प्लांट्स आर हेल्पिंग अस. इन दिस केस जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर 78.09% नाइट्रोजन है, दैट विल बी fixed by the soil microorganisms, and one of the most important organism is rhizobium bacteria. तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के. पीज हैं, ब्रॉड बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स हैं, अल्फा, क्लोवर लीफ, ये सारे प्लांट्स जो कि फैमिली लेग्यूमिनोसी को बिलोंग करते हैं, इनकी अगर आप रूट्स देखें तो उसके अंदर नोड्यूल्स होंगे, छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं. उन आउटग्रोथ्स के बीच में देयर विल बी राइजोबियम बैक्टीरिया. एंड व्हाट इज दैट राइजोबियम बैक्टीरिया डूइंग देयर? तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया इज बेसिकली गोइंग टू फिक्स अप दिस नाइट्रोजन जो N2 है, बिकॉज उसके पास ऐसी कंडीशंस हैं, उसके पास ऐसी एंजाइम है नाइट्रोजनेज विच विल हेल्प देम टू फिक्स अप दिस N2 इनर्ट मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. तो ये क्या होगा? अब प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया ने क्या किया? अमोनिया की फॉर्म में इसको फिक्स अप कर दिया. फिक्स अप होने से ये सॉइल नाइट्रोजन पूल में या लिथोस्फीयर में आ गई. Further bacteria which are present in the soil can convert it into nitrites and nitrates, right? And ये जो nitrites and nitrates हैं, they can be absorbed easily by the plant. प्लांट के अंदर ये एब्जॉर्ब होके जो NH3 है, जो अमोनियम कंपाउंड है, ये क्या करेगा? हमारे बना देगा अमाइनो एसिड्स. तो प्लांट के अंदर जो अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं वो प्लांट के ऊपर जब ह्यूमंस फीड करेंगे या एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट्स लेंगे तो वो सारे अमाइनो एसिड्स विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द एनिमल्स. बट अगर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही मरते हैं जब, सो जो उनके डेड रिमेन्स है, नेचुरली उसके अंदर नाइट्रोजन है, बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट of DNA, it is a component of proteins, it is component of certain hormones, enzymes, and also the chlorophyll pigment. Though it is a limiting nutrient in the agricultural ecosystems, right? तो otherwise land में कम है, लेकिन soil microorganisms like rhizobium are helping to fix it up, ताकि ये बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर ट्रांसफर हो सके. So what we have seen, this was about the biological nitrogen fixation, क्योंकि ये biological organisms की help से हो रहा था. लेकिन along with this there is another process. जो lightning है, the UV rays and the lightning processes which is happening in the upper atmosphere, that is also giving enough energy to this N2 molecule so that it can get converted to NH3. राइट तो ये ऐसे भी ये कन्वर्ट हो सकता है, माइक्रोब्स की हेल्प से कन्वर्ट हो सकता है. इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, यू नो देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स, अमोनिया फ्री, यू मस्ट हैव हर्ड. तो वो सारे अमोनिया जो कंपाउंड्स बन रहे हैं इंडस्ट्रीज में, दैट इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो सिंस नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, so it has to be fixed in the soil environment. And जब fixing की बात करते हैं, it should be either in the ammonium form, it should be in the nitrates or the nitrites, that means nitrogen oxide या nitrogen dioxide की form के अंदर, which will form the soil nitrogen pool. Only then ये plants इसको absorb कर सकेंगे, और जब plants इसको absorb करेंगे और अपने amino acids बनाएंगे, we can directly attain those amino acids from the plants because हम लोग प्लांट डाइट के ऊपर फीड करते हैं. सो दिस इज हाउ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड इन द एनवायरमेंट, राइट? नाउ वी हैव द कार्बन साइकिल.
One thing is very clear and it's easy to understand कि plants ने photosynthesis के टाइम के ऊपर sunlight की help से कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो टेक अप कर लेनी है. Remember, this is the only source जो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक अप कर रहा है, राइट? बाकी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बिकॉज एनिमल रेस्पिरेशन हम लोगों की, ह्यूमंस की, एंड फॉर दैट मैटर जो भी एनिमल्स हैं उनकी रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. और फॉसिल फ्यूल्स जो हम पेट्रोल, डीजल अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर बर्न कर रहे हैं उससे, फॉरेस्ट फायर से, volcanic eruptions से, and so many such human activities has increased the carbon dioxide concentration in the atmosphere, right? तो fossil fuels की combustion से भी carbon dioxide add on हो रहा है, so that means these are the inputs into the atmosphere. लेकिन output क्या है? सिर्फ एक, that means plants ने इस carbon dioxide को use up कर लेना है. ये फिक्स्ड कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज. ये ग्लूकोज क्या करेगा? अब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और जब हम प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमें जो एक्चुअली में एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टार्च की फॉर्म में मिल रही है, बिकॉज स्टार्च इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, राइट? लेकिन प्लांट्स में और एनिमल्स में व्हेन दे विल डाई, इसकी डीकॉम्पोजिशन एक्टिविटी से फिर से बन गए फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन से फिर से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. So this is how it keeps on going. So this is the carbon cycle, but this carbon cycle is abruptly disrupted by the human activities such as excessive use of fossil fuels and use of certain other substances like chlorofluorocarbons and carbon dioxide emitting substances, right? So अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है by the following activities: breakdown of glucose in the presence of oxygen by organisms, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं हम, एंड combustion of fuels की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज्ड. लेकिन फिक्स कैसे हो रहा है? ग्रीन प्लांट्स हैं जो लैंड के ऊपर हैं, दे विल फिक्स इट अप इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस, एंड मरीन एनिमल्स जो हैं वो कार्बोनेट्स को यूज करके अपनी आउटर शेल बनाएंगे, लाइक ऑक्टोपस एंड अदर सच ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू फाइलम मोलस्का. तो उनकी जो शेल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, तो उसमें ये यूज अप हो रहे हैं. सो दिट इज बीइंग फिक्स्ड इन ओनली 2 ways. And after this we have the oxygen cycle. One thing is clear कि plants ने ऑक्सीजन देनी है, और वो ऑक्सीजन कैसे देनी है? इसने क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, along with water it uses the sunlight, and then along with chlorophyll pigment इसका जो end product है वो ग्लूकोज बनेगा, and along with this the oxygen will be released. So plants are giving the input. तो इनपुट जो है ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में वो किसके थ्रू जा रही है? इट इज गोइंग थ्रू प्लांट्स, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसमें हो रहा है. दिस ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, और ये ऑक्सीजन जो है ह्यूमंस या एनिमल्स अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? जैसे ही रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, दे विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप बाय द प्लांट्स अगेन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ऑक्सीजन के जो इनपुट्स हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट इज थ्रू द ट्रीज, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड के इनपुट्स हैं दैट इज थ्रू द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो दिस इज हाउ द ऑक्सीजन इज सर्कुलेटेड बिटवीन द plants and the animals through the atmosphere, right? तो इसके साथ ही हमने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज देखे. वी हैव सीन एयर, सॉइल, वाटर, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमने पढ़ा. नाउ वी नो कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. हमें पता है कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को रोकना बहुत ज़रूरी है. वी नो दैट reforestation is very important to maintain an ecological balance. I hope students you have enjoyed this topic. In the further video lessons we'll be coming with newer topics. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you so much.